कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 6 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इसके हम 1 अंक 2 अंक 3 अंक के वीडियो बना चुके हैं। आज हम 4 अंक के प्रश्नों की बात करेंगे और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको 11वीं के सारे चैप्टर के क्वेश्चन बैंक आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसके 4 अंक का प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सदिशों के अदिश गुणनफल से क्या आशय है, इसके गुण लिखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते अदिश गुणनफल क्या है। जब 2 सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होता है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ सदिश कितने हैं? 2, और इनका गुणा करने पर हमको क्या मिलता है? अदिश मिलता है, तो इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। अब यह इसका सूत्र देख लेते हैं। यह दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच बने कोसाइन कोण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला सदिश हो गया, ये दूसरा सदिश हो गया, और जो अदिश गुणनफल है उसको डॉट लगा के व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये डॉट लगा है इस तरह से, और यदि हम इसको हटाएंगे तो ये दोनों का परिमाण हो गया और उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो अदिश गुणनफल होता है वह दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोसाइन थीटा कोण के बराबर होता है। अब इसके गुण को समझ लेते हैं। तो जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हों, जब दोनों सदिश समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण हो जाएगा 0। तो cos 0 का मान होता है 1, तो कितना हो गया? AB हो गया। जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, तो जब लंबवत होंगे तो कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 के गुणा करने पर 0 हो जाएगा। तो यदि दोनों सदिश लंबवत होते हैं तो इनका अदिश गुणनफल 0 होता है। फिर जब दोनों सदिश विपरीत हों, विपरीत का मतलब हो गया 180 का कोण बनेगा, तो cos 180 का मान -1 होता है, तो -1 का गुणा AB से करेंगे तो हो जाएगा -AB हो जाएगा। अगला ही है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हो सकता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका दोनों का मान क्या होता है? AB cos थीटा होता है। तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह वितरण नियम का पालन करता है। तो देख लीजिए, यदि A वेक्टर को यदि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, इस तरह से यहाँ पर यह वितरण नियम का भी पालन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सदिश का उसी सदिश से गुणनफल। तो यदि हम उसी सदिश का उसी सदिश से गुणनफल कर दें तो देखिए A वेक्टर में A का ही यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ A का मान भी A हो गया, B का मान भी O हो गया, और इनके बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा A², माने उसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर गुण है। अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। तो हुक के नियमानुसार स्प्रिंग पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, अतः बल और विस्थापन का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुक का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम बल लगाएंगे वैसे वैसे जो है स्प्रिंग का विस्थापन होगा। यदि ये स्प्रिंग है और यहाँ पर यदि हम बल लगाते जाते हैं तो ये और फैलता जाएगा, माने विस्थापन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ खींचे हैं, एक तरफ हम यहाँ बल ले लिए हैं, F का मान ले लिए हैं, और एक तरफ विस्थापन ले लिए हैं, ये x है। और जब कोई समानुपाती होता है तो इनके बीच जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है? सरल रेखा ग्राफ मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर सरल रेखा का ग्राफ मिल गया। अब विस्तारित करने पर लगाया गया बल, यानी स्प्रिंग को फैलाने में या विस्तारित करने में लगाया गया बल F है और विस्थापन x है, तो हुक के नियम अनुसार ये हो जाएगा F समानुपाती x। अब यहाँ पर यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KX। अब बल विस्थापन ग्राफ के बीच क्षेत्रफल स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो ये यहाँ पर हमारे पास ये बल का है और ये x का है, इसके बीच जो ग्राफ बनता है तो ये ग्राफ का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? ये त्रिभुज बना है, ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ से हम देखते हैं, यहाँ पर हम यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, तो ये AOB हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ 1/2 लिख दिए, इसका आधार देख लेते हैं और ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई क्या है? AB, तो यहाँ AB हो गया, और आधार क्या है? OB, तो OB लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्षेत्रफल को तो हम किससे दर्शा देंगे? U,
क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, तो यू लिख दिए। 1/2 की जगह 1/2 लिख दिए। अब यहाँ पर ए बी का मान देखते हैं, तो ए बी किसके लिए है, एफ के लिए है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ, और ये जो ओ बी है वो किसके लिए है, एक्स के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स हो गया। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आगे के स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, u की जगह u है, 1/2 की जगह 1/2 है, यहाँ f की जगह kx है। देख लीजिए यहाँ हुक के नियम से ये k लिखे थे, तो f की जगह हम क्या लिख दें, kx, और ये वाला x उतार दिए हैं। तो इस तरह से यदि हम इसको और हल कर देंगे तो u बराबर 1/2 kx²। तो ये स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, जहाँ k जो है स्प्रिंग नियतांक है और x जो है स्प्रिंग का विस्थापन है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कार्य में अंतर लिख लीजिए। तो यहाँ शून्य कार्य लिख दिए, धनात्मक कार्य लिख दिए, ऋणात्मक कार्य हो गया। तो जब बल और विस्थापन के बीच समकोण होता है तो वह शून्य कार्य होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़े हैं जो कार्य बराबर होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर यदि समकोण होगा तो कॉस 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान शून्य होता है, इसलिए कार्य भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर धनात्मक और ये धनात्मक कार्य को समझते हैं। तो यहाँ धनात्मक कार्य को समझते हैं, जब बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण बने। जब 90 से कम कोण बनेगा तो वो धन में ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये धनात्मक कार्य कहला जाएगा। अब ऋणात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन के बीच का अधिक कोण बने तो 90 से ऊपर का जो मान होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों या विस्थापन शून्य हो तो शून्य कार्य होता है। बल और विस्थापन लंबवत हो या विस्थापन का मान क्या होना चाहिए, शून्य। तो यहाँ पर जब बल का क्षैतिज घटक विस्थापन की दिशा में हो तो धनात्मक कार्य हो गया, और जब बल का क्षैतिज घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तो ये ऋणात्मक कार्य होता है। इसमें वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें वस्तु की ऊर्जा बढ़ती है, वस्तु की ऊर्जा घटती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने के में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ये क्या होता है, शून्य होता है, कि क्योंकि विस्थापन और जो बल है वो परस्पर लंबवत होते हैं वृत्ताकार गति में। घोड़ा तांगा खींचता है तो घोड़े के द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक कार्य हो गया। जब वस्तु घर्षण युक्त क्षैतिज तल में गतिमान होती है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु यदि आगे बढ़ती है तो घर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है। तो इस तरह बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है। इसके बाद हम इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में सिद्ध कीजिए कि संघट्ट के पूर्व आने का आपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान m1 हो गया, इसका प्रारंभिक वेग u1 हो गया। ये दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 हो गया और इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। इसी तरह से जब ये कब है, बिफोर कोलिजन, जब यहाँ पर संघट्ट नहीं होता तब ये इस तरह का है। अब ये संघट्ट हो गए, आपस में भिड़ गए या अंतर क्रिया कर लिए तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ वेग बदल जाएगा, अंतिम वेग। यहाँ पर द्रव्यमान वही रहेगा, इसका वेग बदल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको चित्र बना ले। तो माना सरल रेखा में गतिमान दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 m2 और उनका वेग u1 और u2 है। संघट्ट के पश्चात इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखी संवेग संरक्षित होता है, इसलिए संघट्ट के पूर्व रेखी संवेग बराबर हो जाएगा संघट्ट के पश्चात रेखी संवेग। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। यहाँ देखते हैं संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, वेग। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यदि हम पहले के लिए लगाएंगे, पहले पिंड के लिए, तो इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेग क्या है, u1, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस, और प्लस अब दूसरे का हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा m2 और u2, इन दोनों का गुणा करिए तो ये हो जाएगा संघट्ट के पूर्व का संवेग, कुल संवेग। अब इसके बाद हम संघट्ट के पश्चात की बात करते हैं। तो इसमें द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है, इसलिए हो जाएगा ये m1 v1 प्लस इसका भी कर देंगे तो ये हो जाएगा m2 v2। तो ये संघट्ट के पश्चात का रेखी संवेग हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पर ये जो m1 v1 है इसका पक्षांतर करके इधर लिख दिए हैं तो ये प्लस तो माइनस हो गया
और इसका पक्षांतर करके हम इधर ले आए हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर 1 1 वाले का एक तरफ पक्षांतर कर दिए, 2 2 वाले का एक तरफ पक्षांतर कर लिए। अब इस स्टेप में देखते हैं कि दोनों में m1 है, तो यहाँ से m1 यदि हम कॉमन लेंगे तो ये m1 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा, u1 और माइनस v1। इसी तरह से यहाँ पर से देख लेते हैं, यदि हम m2 बाहर निकाल लिए हैं तो ये m2 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, v2 माइनस u2। इस तरह से यहाँ पर हम ये निकाल दिए, पहला समीकरण हो गया। अब हम इसका दूसरा कंडीशन लगाते हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या है, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv², माने द्रव्यमान का और वेग का गुणा होता है, गुणा के वर्ग, वेग के वर्ग के गुणा के बराबर होता है। ये सूत्र होता है सीधे सीधे के बराबर। तो इसी सूत्र को हम सब के लिए लिखेंगे। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं। तो इसका द्रव्यमान क्या है, m1, इसका वेग u1, तो ये सूत्र बन गया क्या, इसके लिए 1/2 m1 u1²। इसी सूत्र को हम लगा रहेंगे, 4 बार लिखना है। फिर इस वाले पिंड के लिए लिखेंगे तो यही हो जाएगा 1/2 m2 u2²। फिर यहाँ पर हम बराबर लगा दिए, ये जो घटना हो गई ये संघट्ट के पूर्व की हो गई, अब हमको इसमें लगाना है संघट्ट के बाद की। 1/2 m1 v1² हो जाएगा प्लस 1/2 m2 v2² हो जाएगा। ये इसके बारे में भी हम गतिज ऊर्जा लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं उसको देखिएगा। तो अगले स्टेप में आपको समझना है कि यहाँ जहाँ 1/2 था तो 1/2 सबसे कट जाएगा, ये समझिए कॉमन लेने के बाद ये कट गया। कटने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये m1 v1 बचा तो हम इधर पक्षांतर कर लिए, जो m2 u2 है इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो ये m2 u2 इधर आ गया तो प्लस में, तो माइनस में आ गया, ये इधर है तो इधर चला गया, बाकी 1/2 तो कट गया है। आगे के स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये m1 है और यहाँ भी m1 है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो m1 को बाहर निकालने पर अंदर एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझते जाइएगा। डायरेक्ट भेजिए u1 का स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर। इस तरह से निकलेगा बराबर। इसी तरह से यहाँ m2 है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ v2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस u2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसमें कॉमन ले, तो इस तरह से यहाँ पर m1 कॉमन ले लिए, m2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो u1 माइनस v1² है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला छोटी क्लास में पढ़े हैं, a² माइनस b² हो तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस b और दूसरा कोष्टक इसी का बन जाएगा a प्लस b। बस इसी सूत्र को यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ क्या है, u1² माइनस v1², तो इसके भी 2 कोष्टक बन जाएंगे, u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। इसी तरह से यहाँ पर v2 माइनस u2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 ये दूसरा कोष्टक बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं। यहाँ पर समझिए, तो यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं। अब भाग कैसे करेंगे, तो समीकरण 2 के जो इस तरफ का ये वाला भाग है, देख लीजिए ये वाला, इसको पूरा का पूरा हम यहाँ पर उतार दिए हैं। देख लीजिए समीकरण 1 से बटे का ऊपर का भाग समीकरण 1 से लिख देना है इस साइड का। फिर ये समीकरण 2 से, अब ये जो वाला मान है ये समीकरण 1 से है, तो यहाँ पर ये जितना भी लिखा है ये समीकरण 1 से लिख दिए हैं। इसी तरह से ये जो मान है ये बटे के ऊपर वाला, ये कहाँ से आ गया, समीकरण 2 के बराबर का इधर का। अब इसके बराबर का इधर का जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यही भाग कहलाता है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर दिए। अब यहाँ पर आपको देखने में आ रहा होगा कि m1 m1 से कट जाएगा, ये माइनस वाला कोष्टक इससे कट जाएगा, इसी तरह से यहाँ m2 m2 से कट जाएगा और ये माइनस वाला भी माइनस से कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, ये वाला कोष्टक बचा u1 प्लस v1 और यहाँ क्या बचा v2 प्लस u2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, u2 का एक तरफ, u वाला एक तरफ कर देंगे, v वाला एक तरफ। तो u2 को इधर ले गए तो ये माइनस u2 हो गया और इस v1 को इधर ले आए तो माइनस v1 हो गया। तो ये जो u1 माइनस u2 है इसको हिंदी में कहेंगे पास आने का आपेक्षिक वेग, और ये संघट्ट के बाद जाते हैं टकराने के बाद तो ये दूर जाने का आपेक्षिक वेग। इस तरह से हमको हल करना है। चलिए इसका 5वां प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए।
तो गतिमान वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप को गतिज ऊर्जा कहते हैं, या गतिमान वस्तु पर निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसा भी लिखना चाहें। गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम निकालना चाहते तो देख लेते हैं। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उस पर लगाया गया बल F है, उसका त्वरण a है, विस्थापन s है, प्रारंभिक वेग जो है उसका u है, और u का मान कितना है, 0 है। अंतिम वेग वहाँ पर v है। तो गति के तृतीय नियम से, तो तृतीय नियम क्या होता है, 2as = v² - u²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से जो u का मान है, तो यहाँ u नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें जो ये है u का मान क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या बचा, v², और ये जो 2 है इसको हम बटे में पक्षांतर कर दिए हैं तो ये 2 आ गया। इस तरह से यहाँ पर ये आ गया। अब हम ये क्या किए हैं, दोनों पक्षों में यम का गुणा करे हैं। यहाँ बगल में लिख सकते हैं कि यम का दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। अब गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो ma आ गया, ए तो हमारे पास पहले से था, एम का गुणा करेंगे तो एम ए बन गया। तो एम ए का मान कितना होता है, एफ, तो यहाँ पर एफ लिख दिए हैं। और ये जो बटे में 2 है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/2 mv² है तो mv², माने संख्या अलग कर दिए हैं, संकेत अलग कर दिए हैं। अब ये जो बल गुणे विस्थापन होता है ये कार्य के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए, w, यहाँ पर 1/2 mv² हो गया। और यही कार्य जो है गतिज ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य होता है। कार्य ऊर्जा एक ही रूप होता है। यहाँ गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर सिर्फ के लिख दिए हैं, बाकी यही सूत्र उतार दिए हैं, तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाता है। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। और इसकी जो बाकी चैप्टर के आपको 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के वीडियो चाहिए तो इसी के नीचे जो है प्लेलिस्ट की लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 11th की सारी लिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।